हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है, उससे हमें क्या क्या पता चलता है कंपनी की हेल्थ के बारे में और कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। ये दोनों ही चीज़ें हम बहुत आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के पता कर सकते हैं। और ये कैश फ्लो देखना अगर हमें आ गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं, अगर हम उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, जिसमें कि हमारे पास मार्च 21 और मार्च 22 का P&L स्टेटमेंट है। और साथ ही इसमें नीचे हमारे पास में 21 और 22 की बैलेंस शीट भी है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यह है 21 की बैलेंस शीट और यह है 22 की बैलेंस शीट। चलिए, अब इसके बेसिस पे हमने सबसे पहले एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसे समझते हैं। अब इस पे आगे बढ़ने से पहले पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि कैश फ्लो आखिर होता क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, यानी कि उसने 1 लाख रुपए की परचेजेस की। उसके बाद इसने इस माल को 1,20,000 रुपए में बेचा। मतलब उसका रेवेन्यू या सेल्स जो है वो 1,20,000 का हो गया। अब अगर हम ये मान लें कि सीधा सीधा 1 लाख रुपए की परचेज को 1,20,000 रुपए में बेच दिया गया, तो फिर प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो जाता है 20,000 रुपए। अब अगर हम ये मान लें कि जो परचेजेस हैं ये एंटायरली कैश में हुई, यानी कि जब कंपनी ने माल खरीदा तो अपने सप्लायर को कैश में पैसे दिए, और जब ये सेल्स हुई तो इसको भी, जो भी इसके बायर थे उन्होंने कैश दे दिया। तो क्या होगा? हमें यहाँ पता चलेगा कि जो कैश आउटफ्लो हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में वो कितने का हुआ। कैश आउटफ्लो हुआ 1 लाख रुपए का और कैश इनफ्लो हुआ 1,20,000 रुपए का। इसका मतलब जब हम इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20,000 रुपए। और ये जो 20,000 रुपए है, इसे बोला जाएगा पॉजिटिव कैश फ्लो। क्यों पॉजिटिव कैश फ्लो? इसलिए बोला जाएगा क्योंकि कैश का जो इनफ्लो है वो कैश के आउटफ्लो से ज्यादा है। ये तो हुआ पॉजिटिव कैश फ्लो। अब इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लीजिए ये जो इसने परचेजेस की थी वो तो 1 लाख रुपए की और वो एंटायरली कैश में की। लेकिन ये जो 1,20,000 रुपए का माल बेचा कंपनी ने, वो इसने उधार पे बेचा, यानी कि इसके अगेंस्ट में कैश ना आके इसके अगेंस्ट में क्या हुआ? डेटर्स खड़े हो गए बैलेंस शीट के अंदर। अब क्या होगा? क्या प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट 20,000 रुपए ही रहेगा। क्योंकि माल खरीदा गया था 1 लाख रुपए में, माल बेचा गया 1,20,000 रुपए में, तो प्रॉफिट 20,000 ही रुपए रहेगा। भले ही हमारे पास ये जो सेल्स है उसका कैश ना आया हो। लेकिन अब हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की पोजीशन देख लेते हैं। कैश आउटफ्लो इस पोजीशन में भी 1 लाख रुपए ही रहेगा। ये हुआ कैश आउटफ्लो। लेकिन कैश इनफ्लो कितना हुआ? कैश इनफ्लो हो गया जीरो। कोई भी इनफ्लो नहीं आया कैश में, क्योंकि सारा का सारा माल जो बेचा गया वो उधार में बेच दिया गया और उसके अगेंस्ट डेटर खड़े हो गए। अब इसका मतलब है, अब यहां पर जो कैश इनफ्लो है वो नेगेटिव हो गया, यानी इसे बोला जाएगा नेगेटिव कैश फ्लो। जबकि हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। प्रॉफिट पहली वाली स्थिति में भी 20,000 रुपए ही था, और दूसरी वाली यानी कि इस वाली स्थिति में भी प्रॉफिट हमारा 20,000 रुपए ही है। लेकिन एक्चुअली कंपनी के पास कैश आया नहीं। अब इसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है वो देखते हैं। कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, 1,20,000 रुपए में बेचा। ये काम भी कैश में हुआ, ये काम भी कैश में हुआ। अब कंपनी के पास 1,20,000 रुपए जब कैश आ गए हैं तो कंपनी वापस इससे माल खरीद सकती है 1,20,000 रुपए का, और वापस उसको सेल कर सकती है फॉर एग्जाम्पल 1,45,000 रुपए का। यानी कि क्योंकि कंपनी के पास कैश है तो कंपनी को फंड्स ढूंढने कहीं नहीं जाना है। कंपनी के पास कैश अवेलेबल था, उसने दोबारा परचेजेस की और फिर दोबारा उससे उसने सेल की और प्रॉफिट कमाया। लेकिन मान लीजिए परचेजेस तो कैश में हुई, लेकिन सेल कैश में ना होके सेल की जगह वो कैश में आने की बजाय डेटर खड़े हो गए, तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी? अब प्रॉब्लम ये आएगी कि कंपनी को जब दोबारा माल खरीदना है तो कंपनी के पास फंड्स एक्चुअली नहीं है। हालांकि प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, बट प्रॉफिट अभी एक्चुअली उसकी जेब में आया नहीं, उसके अकाउंट में आया नहीं। अब जब कंपनी को अगली बार माल खरीदना है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का ही माल खरीदना है कंपनी को, तो कंपनी के पास क्या तरीका रह जाएगा? एक तरीका तो ये हो जाएगा कि कंपनी वापस और कैपिटल लेकर आए, यानी कि और पैसा बिजनेस के अंदर डाले, या कंपनी अनसिक्योर्ड लोन रेज करे अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से वो अनसिक्योर्ड लोन्स उठाए, या वो बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले। अब दूसरा इंपैक्ट क्या होगा इसका? दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि ये जो माल उधार में बेचा गया, अगर मान लीजिए कि जिसको ये बेचा गया वो पार्टी कल के दिन
पैसा देने से मना कर देती है, इस पार्टी ने चेक दिया और इस पार्टी का चेक बाउंस हो गया, तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा व्यापारी है इसके पास ये कैश पहुंचेगा ही नहीं, जबकि ये प्रॉफिट को दिखा चुका था, लेकिन असलियत में ये प्रॉफिट उसकी जेब में आएगा ही नहीं, और उसका प्रॉफिट तो डूबेगा ही डूबेगा, यानी कि प्रॉफिट तो गया, और साथ ही साथ जो उसका अपना कैपिटल लगा हुआ था, यानी कि ये जो 1 लाख रुपए उसने अपने लगाए थे, ये कैपिटल भी सारा का सारा डूब जाएगा, और ये कंपनी का अपना पैसा खतरे में पड़ जाएगा। तो ये होता है दूसरा नुकसान, जब उधार पर माल बेचा बेचा जाता है या नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहे होते हैं। इसको बोला जाता है नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब ये भी हम मान लेते हैं कि ये पैसा आया लेकिन 2 महीने या 3 महीने के बाद आया। अब चूंकि इस बीच में भी कंपनी को अपना बिजनेस चलाना है, तो कंपनी क्या करेगी, या तो कैपिटल और लेकर आएगी, या अनसिक्योर्ड लोन रेज करेगी, या बैंक लोन लेकर आएगी। अब तीनों ही केसेस में क्या इम्पैक्ट होगा, कैपिटल अगर और लेकर आना पड़ रहा है कंपनी को, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इस पैसे को या इस पूंजी को कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो कहीं और लगा सकते थे, वो उन्हें यहीं पर ही और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, पहला। दूसरा, अगर ये कंपनी अनसिक्योर्ड लोन लेकर आती है, तो उसमें भी वही बात है कि अनसिक्योर्ड लोन्स पे हो सकता है उसको इंटरेस्ट देना पड़े, या ये अनसिक्योर्ड लोन भी कहीं और इन्वेस्ट हो सकते थे जो कंपनी को इसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तीसरा, यदि वो बैंक लोन लेकर आएगी तो बैंक लोन का इंटरेस्ट लगेगा, जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो था कैश फ्लो का बेसिक एग्जाम्पल। अब हम ये देख लेते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में कि ये कैसे दिखाई देता है और कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। कैश फ्लो के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसा कि हमको यहां दिखाई दे रहा है, यह है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि हमें यहाँ दिखाई देता है। दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी जो काम कर रही है, यानी कि जो भी सेल परचेज कर रही है, जो वो प्रॉफिट कमा रही है, उस उससे जो भी कैश जनरेट हो रहा है, या कैश अगर कोई उसका नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश जनरेट हुआ या कितना कैश यूज हुआ। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब फाइनली निकला है, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ये जो ए है, ये है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये दिख रहा है हमको नेगेटिव में 272.80 लाख। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने या फर्म ने कोई पैसा नए फिक्स एसेट्स में लगाया है, यानी कि नई मशीन खरीदी, नई बिल्डिंग बनाई, कोई भी नया इस तरह का एसेट क्रिएट किया जो कि लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो और इसमें कोई पैसा लगा, तो उससे क्या होगा, कैश निकलेगा, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा हमको। इसके बाद अगर इनटेंजिबल एसेट्स में कोई पैसा लगा है, या इनटेंजिबल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके कैश जनरेट किया गया है, तो वो एंट्री यहाँ पर आएगी। तीसरा, इसके अलावा कोई और नॉन करंट एसेट है जिसको अगर बढ़ाया गया है या घटाया गया है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी। ये तो हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा और आखिरी पार्ट उसका होता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कंपनी कोई नया कैपिटल लेकर आई, या कैपिटल कम हुआ, कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग अपनी बढ़ाई या घटाई, कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन बढ़ाए या घटाए, कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को बढ़ाया या घटाया, और प्लस जो ब्याज उसने दिया, इस सब के बाद जो नेट इफेक्ट आता है वो कहलाता है नेट कैश फ्रॉम या नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जैसा कि यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 1259.01 की फिगर है यहाँ। अब इन तीनों को जब हम फाइनली जब नेटिंग करते हैं, यानी कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब तीनों को हम ऐड करते हैं, तो जो फाइनल फिगर आती है वो आती है हमारी ये नेट क्या इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। अगर ये फिगर नेगेटिव आती है, इसका मतलब है कि नेट डिक्रीज हुआ है, और अगर ये फिगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब होता है कि कैश में नेट इंक्रीज हुई है। और ये जो फिगर लास्ट में हमें दिख रही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ पीरियड, ये फिगर वो फिगर है जो हमारी बैलेंस शीट के कैश एंड बैंक बैलेंस से टैली हुई। तो अब हम इसके एक एक पार्ट को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कहाँ से आई, ये हमारे पास कंपनी का P&L है। ये देखिए, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर यहाँ पर 217.02, ये फिगर तो यहाँ पर आ गई। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ये देखना है कि कंपनी ने एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया, तो हम क्या करेंगे, जो डिप्रिसिएशन होता है, कि डिप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, एक्चुअली डिप्रिसिएशन P&L में चार्ज होता है, लेकिन इसके लिए कोई कैश जाता नहीं है, तो फिर
हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन की जो फिगर है उसको ऐड बैक कर देते हैं, जैसा कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। डेप्रिसिएशन को फिगर को ऐड बैक कर दिया। इसके बाद इसके अलावा अगर और कोई नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है, इसी तरह से और भी कोई नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको भी हम यहाँ ऐड बैक करते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद में अगर कोई नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, यानी कि बिजनेस रिलेटेड कोई खर्चे नहीं है, बिजनेस के बाहर के कोई खर्चे हैं लेकिन कंपनी ने अपनी इस P&L में बुक किए हैं, तो उसको भी हम ऐड बैक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के रोजमर्रा के ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे नहीं थे। हालांकि यहाँ पर ये फिगर नील दिखाई दे रही है। हम वापस P&L में आते हैं और देखते हैं क्या कोई इसके नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे। यहाँ पर इसने इस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिखाए हैं, अगर आप इसे स्टडी करेंगे तो फिर इसलिए फिगर यहाँ पर नील आ जाती है। इसके बाद इसमें से अगर कंपनी ने कोई नॉन ऑपरेशनल इनकम कमाई है, यानी कि कोई इंटरेस्ट इनकम कमाई है, या कोई और किसी तरह का नॉन ऑपरेशन इनकम हो सकती है, जैसे कंपनी ने हो सकता है रेंट कमाया हो, जबकि कंपनी का अपना जो काम है वो रेंट का नहीं है, तो इस तरह की कोई भी नॉन ऑपरेशन इनकम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, इसको यहाँ पर कम कर दिया जाता है, यानी कि माइनस कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें कंपनी के पेंटल में दिख रही थी ये जो अदर इनकम है 19,74,000 की, ये कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं थी, तो इसको हमने यहाँ पे माइनस कर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट कंपनी ने दिया है वो भी हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड बैक करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये जानना है कि कंपनी का एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो हमें यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रहे हैं कंपनी के, ये देखिए ये फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ये फिगर आ रही है 139.33 लाख, तो हमने इस फिगर को यहाँ ऐड बैक कर दी। इसलिए अब हमको यहाँ पे जब इस फिगर की सारे फिगर्स को नेटिंग की गई तो हमें अमाउंट मिला 412.61। तो ये हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि कंपनी ने एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या क्या हुए। वर्किंग कैपिटल जैसा कि आपको पता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो जो चेंजेस होते हैं वो सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहलाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बैलेंस शीट का, कि जो भी एसेट के अंदर इंक्रीज होती है, एसेट साइड में, हम पहले बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ये दिखाई दे रही है हमको। अब इसमें एसेट साइड में चलते हैं, ये हमारा एसेट साइड। एसेट साइड में क्या है, हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर दिख रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, फिर इन्वेंट्रीज हैं, रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, अदर करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारे के सारे एसेट साइड के पार्ट्स हैं हमारे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यही तो हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा एसेट साइड में अगर कोई भी इंक्रीज हमको दिखाई दे रही है पिछले साल के गजावी, तो फिर इसका मतलब हो रहा है कि कंपनी ने अपना कैश उसमें खर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स एसेट्स में अगर हमें इंक्रीज दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी इंक्रीज फिक्स एसेट्स के में कहाँ देखनी है, फिक्स एसेट्स की इंक्रीज हमको देखनी है फिक्स एसेट्स के ग्रॉस ब्लॉक में। तो फिक्स एसेट्स के ग्रॉस ब्लॉक हमें कहाँ पता चलेगा, उसके लिए हमें फिक्स एसेट के शेड्यूल में जाना होगा कंपनी के। ये कंपनी का फिक्स एसेट्स का शेड्यूल है, हम रोटेट कर लेते हैं। ये देखिए ये कंपनी का फिक्स एसेट्स का शेड्यूल है। तो इसमें क्या था, जो लास्ट ईयर का बैलेंस था वो फिगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये ये लास्ट ईयर का फिगर है ग्रॉस ब्लॉक का। और करंट ईयर में कंपनी ने क्या किया, करंट ईयर में जो एडिशन किया है कंपनी ने वो ये फिगर है यहाँ पर 84,42,000। तो जो ग्रॉस ब्लॉक में एडिशन होता है, इसका मतलब है कंपनी ने डेफिनेटली उसके लिए कैश दिया होगा, और कंपनी ने अगर कैश दिया होगा तो उससे कैश आउटफ्लो होगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फिक्स असेट में अगर कोई बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है। और अगर फिक्स असेट को डिस्पोज ऑफ किया गया, फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना कोई पुराना फिक्स असेट था जो कि बेच दिया, तो बेचेगी अगर कंपनी फिक्स असेट को, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रॉस ब्लॉक में डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है कि उससे कैश आएगा, कैश इनफ्लो होगा उससे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, एसेट साइड में लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस हैं और आपको दिख रहे हैं कि वो फिगर फिगर बढ़ रही है, जैसा कि यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। पिछले साल ये फिगर ये थी 363.62 लाख, इस साल ये फिगर हो गई 434.24 लाख। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म एडवांसेस बढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का कैश घटेगा, कैश आउटफ्लो होगा इस केस में भी। इसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पर थे 76,11,000, यहाँ पर थे 82,30,000। इसका मतलब यहाँ पर भी कैश का आउटफ्लो होगा। आगे चलते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इन्वेंट्री 12 करोड़ 42 लाख की थी, यहाँ पर 17 करोड़ 48 लाख की है, यानी कि इन्वेंट्री में भी पैसा लगा है, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जो माल उधार पे बेचा गया। माल यहाँ पर जो उधारी खड़ी हुई थी वो 1,06,98,000 की थी,
वो उधारी यहाँ बढ़ के 1,72,27,000 की, यानी उधारी बढ़ गई, यानी कि कैश मार्केट के अंदर रुक गया, तो ये भी एक तरह का कैश आउटफ्लो हो गया। जैसे मैंने बताया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यहाँ पर काउंट नहीं करते अभी हम। अब हम आ जाते हैं अदर करंट एसेट्स में। अदर करंट एसेट में हमको दिख रहा है यहाँ पर अदर करंट एसेट थे हमारे 1,46,98,000, यहाँ पर अदर करंट एसेट हो गए 21,28,000। मतलब क्या हुआ, अदर करंट एसेट हमारे कम हुए हैं, इसका मतलब इससे कैश इनफ्लो होगा। तो बेसिकली बात यह है कि एसेट साइड में आप अगर कोई भी वैल्यू हमारी बढ़ रही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा, इसका मतलब हो रहा है कि उसकी वजह से कैश आउटफ्लो होगा। और एसेट साइड में कोई भी वैल्यू घट रही है, चाहे वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू हो, चाहे वो अदर नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू हो, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हो या करंट एसेट्स की वैल्यू हो, इसका मतलब है कि उससे कैश आएगा। ठीक इसका उल्टा होता है लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, लायबिलिटी साइड में अगर कुछ भी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है उससे कैश आ रहा है, और कोई भी लायबिलिटी घट रही है, इसका मतलब है उससे कैश जा रहा है। लायबिलिटी बढ़ने से कैश का इनफ्लो होता है और लायबिलिटी घटने से कैश का आउटफ्लो होता है। कैसे, सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कंपनी ने अपना कैपिटल बढ़ाया, हालांकि यहाँ पर कैपिटल आपको यहाँ भी 1 करोड़ दिख रहा है, यहाँ भी 1 करोड़ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का कैपिटल यहाँ 1 करोड़ होता, यहाँ 1,20,00,000 रुपए होता, तो इसका मतलब क्या होता, वो जो 20 लाख रुपए आते उससे क्या होता, ऑब्वियसली वो अकाउंट में आते, उससे कैश का इनफ्लो होता। ऐसे ही आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दो तरह की हो सकती है, या तो अनसिक्योर्ड लोन आएंगे या फिर बैंक से कोई टर्म लोन नया लिया जाएगा। दोनों ही केसेस में क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। और अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग घट रही है, यानी कि लोन वापस कर दिया गया, इसका मतलब कैश का आउटफ्लो होगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर फिगर थी 8,75,00,000, घटकर होगी 8,15,00,000, तो कैश का आउटफ्लो हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है, बैंक से कोई सीसी लिमिट या ओडी लिमिट ली गई, इसके अलावा मार्केट से कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग की गई, तो वो सब शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ सकता है। यहाँ पर हमको दिख रहा है फिगर, यहाँ थी लगभग 11 करोड़, यहाँ पर फिगर बढ़कर हो गई लगभग 25 करोड़। इसका मतलब हो गया कि शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ी है, यानी कि कैश का इनफ्लो है। अदर्स, अदर्स में यानी कि अदर करंट लायबिलिटी है, ये अदर करंट लायबिलिटी हमारी घट रही है, यहाँ पर करीब करीब 10 करोड़ थी, यहाँ लगभग 8 करोड़ है, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो गया 2 करोड़ का। जैसे मैंने बताया लायबिलिटी घटेगी तो कैश का आउटफ्लो होगा, यानी कि कंपनी ने लायबिलिटी अपनी पे ऑफ कर दी, पैसा दे दिया जिसका भी देना था, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पर 80 लाख थे, यहाँ घट के 63 लाख रुपए रह गए, यानी कि जो पिछले साल कंपनी ने प्रोविजंस क्रिएट किए थे उसमें से प्रोविजंस को पे ऑफ किया है और इस साल प्रोविजंस कम क्रिएट किए हैं, तो इससे भी कैश का आउटफ्लो होगा। लायबिलिटी घटी है, कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये थंब रूल हमें ध्यान रखने हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश इनफ्लो होगा, लायबिलिटी घटेगी तो कैश आउटफ्लो होगा। एसेट साइड में एसेट्स बढ़ेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, एसेट घटेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। तो अब जब हम इस कंपनी का देख रहे थे यहाँ पर, तो हमें क्या दिख रहा था, सबसे पहले हमें दिखा कि डेटर्स, डेटर्स में हमें यहाँ दिख रहा है कि नेगेटिव फिगर आई है। नेगेटिव फिगर का मतलब क्या हुआ कि डेटर्स बढ़े हैं, ये चीज आप बैलेंस शीट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बैलेंस शीट में डेटर देखिए कितने हैं। हम चलते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में आपको दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल, ये फिगर यहाँ पे जो फिगर थी 1,07,00,000 की लगभग, वो बढ़ के यहाँ पे 1,72,00,000 हो गई है, यानी कि अराउंड 65 लाख का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है। तो वही फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है नेगेटिव में, यानी कि इसकी वजह से कैश रुक गया मार्केट में या कैश का आउटफ्लो हो गया। इन्वेंट्री बढ़ी है, यहाँ पे हम देख रहे थे इन्वेंट्री लगभग 5 करोड़ से बढ़ी थी, यहाँ पे इन्वेंट्री 12 करोड़ थी, यहाँ इन्वेंट्री 17 करोड़ हो गई, तो 5 करोड़ से इन्वेंट्री बढ़ी है, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो गया। मार्केट में पैसा रुका हुआ है अभी, या कंपनी के माल में पैसा लगा हुआ है। आगे दूसरे करंट एसेट्स में क्या हुआ, दूसरे करंट एसेट्स में हमें दिखाई दे रहा है दूसरे करंट एसेट्स घटे हैं। यहाँ पर अदर करंट एसेट इतने थे जो कि घट के इतने रह गए, यानी कि जो डिफरेंस है उसकी वजह से कैश आया। कैश आया तो क्या होगा, ये फिगर पॉजिटिव दिखाई दे रही है हमको। पॉजिटिव क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे अदर करंट एसेट्स घट गए हैं, इसलिए इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज हुआ है तो ये फिगर प्लस में दिखाई दे रही है हमको। आगे चलते हैं, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी साइड का ये एलिमेंट है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में वापस चलते हैं बैलेंस शीट में, हमें यहाँ दिखा रहा है ट्रेड पेएबल, जिसको सन्ड्री क्रेडिटर भी कहा जाता है। तो ट्रेड पेएबल यहाँ पे लगभग 10 करोड़ थे जो घट के रह गए लगभग 8 करोड़, यानी अराउंड 2 करोड़ के सन्ड्री क्रेडिटर्स कम हो गए, मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ। तो ये फिगर हमें यहाँ माइनस में दिखाई दे रही है। ऐसे ही जो बाकी करंट लायबिलिटीज हैं बैंक बोरोइंग को छोड़ के, उनमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि बाकी करंट लायबिलिटी भी घटी हैं। ये देखिए, जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे, ये फिगर हमारी जो थी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की वो घट गई थी, तो इसका मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हो गया, तो ये फिगर भी यहाँ नेगेटिव दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुए उससे कैश कितना जनरेट हुआ,
उससे कैश जनरेट होने के बजाय उससे कैश का आउटफ्लो हुआ लगभग 6.5 करोड़ का, 6 करोड़ 49 लाख का। अब क्या होगा, हमें यहां दिख रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो पॉजिटिव था हमारा 4 करोड़ 13 लाख, 4 करोड़ 12 लाख 61,000, जबकि वर्किंग कैपिटल चेंज में ये नेगेटिव हो गया। तो अब ओवरऑल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हुआ, वो भी नेगेटिव है, 2 करोड़ 36 लाख रुपए। आगे चलते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर निकालेंगे कि इनकम टैक्स कितना पे किया कंपनी ने। इनकम टैक्स की फिगर आपको पीएनएल से दिखाई देती है। ये था पीएनएल हमारा, पीएनएल हमको यहाँ दिख रहा है, ये है इनकम टैक्स की फिगर 56,13,000। तो वो फिगर यहाँ पर आई। तो जब इसको और घटाएंगे इसमें से, तो जो नेगेटिव फिगर थी, नेगेटिव फिगर में से हम कोई चीज घटा रहे हैं, तो ये फिगर और ज्यादा हमारी नेगेटिव में चली जाती है। अब इसमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी, जिसको हमने, आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पर लेस कर दिया था, क्योंकि हमें ये जानना था कि कंपनी के जो कोर ऑपरेशन से उससे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था। अब हम उसको वापस लेकर आ जाते हैं, जिससे हमें पता चले कि एग्जैक्टली कैश कितना जनरेट हुआ टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो जब हम इसको एड बैक करते हैं तो हमें फिगर मिलती है ये वाली। अब ये फिगर हमें नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑल कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो जनरेट नहीं किया, बल्कि कैश आउटफ्लो हो गया, नेट कैश आउटफ्लो हुआ, या यूं कहें कि कैश इनफ्लो नेगेटिव हो गया। जबकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने, 2 करोड़ 17 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअली ये प्रॉफिट अभी कंपनी की जेब में आया नहीं, कंपनी की जेब से तो पैसा भी गया है इस साल में यहां पर। तो अब ऐसा क्यों दिख रहा है हमें, ऐसा इसलिए है कि कंपनी को जो मेन प्रॉफिट आ रहा है वो कहां से आ रहा है। कंपनी को जो प्रॉफिट आ रहा है मेन, वो आ रहा है यहां से कि उसकी इन्वेंट्री बढ़ गई है 5 करोड़ रुपए से। तो अभी इन्वेंट्री आगे बिकेगी, बिकेगी या नहीं बिकेगी, इस पे कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो इसीलिए ये जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो एक हेल्दी कंपनी उसे माना जाता है कि जहां पर ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव हो, क्योंकि उसी से ये चीज प्रूव हो पाएगी कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो एक्चुअली उसकी जेब में आया भी है, उसके अकाउंट में आया भी है या नहीं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हमें पता चलता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कंपनी को कैश मिला है या उसमें भी कैश का आउटफ्लो हुआ है। अब हमने देखा था कि कंपनी ने फिक्स एसेट्स में पैसा लगाया था, तो जो भी पैसा लगाया था कंपनी ने वो आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो वो फिगर नेगेटिव दिखाई देगी। तो ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव है। इनटेंजिबल एसेट्स कंपनी के पास कोई थे नहीं, इसलिए फिगर यहाँ पे निल है। नॉन करंट एसेट्स में क्या हुआ, नॉन करंट एसेट्स भी कंपनी के बढ़ गए थे। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर चलेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स थे वो हमें ये दिख रहे हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर। और इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म्स और एडवांसेस भी दिख रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के जो फिगर है वो बढ़ रही है। तो बढ़ने की जो फिगर है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी कंपनी का टोटल कैश आउटफ्लो हुआ है, कोई इनफ्लो नहीं हुआ है। यानी जो कंपनी ने दोस्त एडवांसेस दिए हुए थे वो भी बढ़ गए, कंपनी ने फिक्स एसेट्स में भी अपना अमाउंट बढ़ा दिया, तो इससे उसका कैश आउटफ्लो हो गया। अब तीसरा एलिमेंट आ जाता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल में कोई बढ़ोतरी हुई है। तो हमने देखा पेड अप कैपिटल कंपनी का पहले भी 1 करोड़ था, बाद में भी 1 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि पेड अप कैपिटल में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई है, तो ये फिगर निल हो गई। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमें फिगर नेगेटिव दिखाई दे रही है। इसका मतलब कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग को कम किया है, जैसा कि हमको यहाँ बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट में आते हैं वापस हम, ये हम देख रहे थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पर 8 करोड़ 75 लाख दिख रही थी, जो कि घट के होगी लगभग 8 करोड़ 15 लाख। तो ये जो 60 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये हमको यहाँ दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी कम हुई है, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमने देखा ही था कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग अचानक से बढ़ी थी। यहाँ पर लगभग 11 करोड़ की फिगर थी, जो बढ़ के यहाँ पे लगभग 25 करोड़ हो गई, यानी कि ये जो 14 करोड़ का एनहांसमेंट हुआ है वो हमें यहाँ दिख रहा है। इसकी वजह से कैश का इनफ्लो हो गया, इसलिए फिगर पॉजिटिव में है। अनसिक्योर्ड लोन की फिगर में निल है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन कंपनी ने कोई भी बढ़ाए नहीं है। इसके बाद कंपनी ने इंटरेस्ट कितना पे किया, आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पर इंटरेस्ट की फिगर को ऐड कर दिया था। तो अब चूंकि इंटरेस्ट तो कंपनी ने देना ही है, तो हम यहाँ पर अब इसको लेस करेंगे, जिससे हमें एक्चुअल फिगर पता चले। तो हमने यहाँ पर लेस किया, इसको लेस करने के बाद हमें पता चलता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से टोटल कितना कैश आया या कितना कैश गया। तो हमें पता चलता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से एक्चुअली कंपनी के पास कैश आया करीब करीब 12 करोड़ 59 लाख का। तो अब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों के कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को हम नेटिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल पूरे साल में कंपनी का कैश बैलेंस कितने से बढ़ गया। और इसीलिए अब आप बैलेंस शीट पे वापस आइए और यहाँ देखेंगे, अगर आप, हमारा जो कैश बैलेंस है
यहाँ पर जो कैश बैलेंस इतना था 1,40,15,000, यही फिगर हमें यहाँ दिखाई दे रही है 1,40,15,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ पीरियड में दिख रहे हैं 9,65,24,000। ये फिगर आपकी बैलेंस शीट फिगर से मैच हो जाएगी। ये फिगर है बैलेंस शीट की 965.2। ये हमारी यहाँ फिगर टैली हो गई। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा और डीप एनालिसिस अगर करें तो हमें क्या पता चलता है, कंपनी के पास पैसा, जो लॉन्ग टर्म पैसा है वो कहाँ से आया। लॉन्ग टर्म पैसा जो आया वो कहीं से नहीं आया, क्योंकि ना तो कंपनी ने अपना कैपिटल बढ़ाया, ना कंपनी ने कोई नया लोन रेज किया बल्कि लोन को पे ऑफ किया, ना ही कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ाए। लेकिन फिर भी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने फिक्स एसेट्स में पैसा लगाया है, जो कि हमें दिख रहा है करीब 84 लाख फिक्स एसेट्स में लगा। उसके अलावा नॉन करंट एसेट भी उसके और बढ़ गए, यानी ओवरऑल ये जो पैसा है 1,61 लाख, ये कंपनी ने कहाँ से लगा दिया, ये कंपनी ने पैसा लगा दिया शॉर्ट टर्म बोरिंग को बढ़ा के, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं माना जा सकता। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा हमें दिख रहा है कि जो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग हुई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो बढ़ गई 14 करोड़ 58 लाख से। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग को आइडियली कहाँ पे जाना चाहिए, उससे हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़नी चाहिए, नेट वर्किंग कैपिटल बढ़नी चाहिए, यानी कि या तो करंट एसेट बढ़ने चाहिए या करंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए। अब कंपनी ने इस पैसे को कहाँ यूज किया, कंपनी ने ये जो 14 करोड़ 59 लाख जो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ी थी, इससे कंपनी ने क्या किया, हमें दिख रहा है यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ गई लगभग 5 करोड़ रुपए से, यहाँ डेटर बढ़ गए लगभग 60 लाख रुपए से। इसके अलावा क्या हुआ, ये तो करंट एसेट हमारे कम हुए हैं, इसका मतलब इससे तो कैश और आया। इसके अलावा कंपनी ने ये जो सन्ड्री क्रेडिटर हैं वो घटे हैं, इसका मतलब है कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, जो कि सही तरीका है। इन्वेंट्री बढ़ी है, ये भी सही है। डेटर्स बढ़े हैं हमारे, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टोटल यूसेज हमें दिखाई दे रहा है पैसे का, वो दिख रहा है केवल 6.5 करोड़ रुपए का, जबकि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल बोरिंग जो अपनी बढ़ाई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ाई है, वो बढ़ाई है करीब करीब 14 करोड़ 59 लाख से। तो बाकी पैसा कहाँ गया, बाकी पैसा कंपनी के पास भी एक तो अकाउंट में पड़ा है 8.25 करोड़। इसके अलावा कंपनी ने कुछ पैसा यहाँ पे यूटिलाइज किया अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इंटरेस्ट भी इसी में से कंपनी ने दिया है। तो ओवरऑल कंपनी की कैश पोजीशन या कैश फ्लो की पोजीशन अगर हम कहें तो बहुत हेल्दी नहीं है। तो इसी तरह का एनालिसिस आप कर सकते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी लिस्टेड कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके कैश फ्लो को कैसे एनालाइज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।